नमस्कार, प्रणाम। जल्दी से आप सभी साथी एक बार जुड़िएगा। आप जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट क्लास सोमवार और मंगलवार की क्लास हमने संडे को पढ़ा दिया था। 2 क्लास कंटिन्यू बैक टू बैक हुई थी। आज हमारी क्लास नंबर 14 नंबर है। एक बार मुझे बताइएगा आप लोग। क्लास नंबर 14 है। मिला-जुला के ओवरऑल एक इसके बाद एक आध क्लास और आपकी कॉन्सेप्ट वाली चलेगी, ये वाली। हाँ, गुड मॉर्निंग धर्मप्रीत। इसके बाद एक आध क्लास हो सकता है मे बी और चले और बाकी उसके बाद मतलब ये खत्म हो जाएगा, फिर प्रैक्टिस सेट का वही सेशन बस आपको चला दूंगा बस। गुड मॉर्निंग नेहा। तो आप लोगों ने पूरा कर लिया। लगभग 13 क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी थी एप्लीकेशन पे। तो आपने सभी कंटेंट को अच्छे से लिख लिया है ना? 13 क्लास का कंटेंट आप लोगों ने बढ़िया तरीके से लिख लिया है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हुई है ना? यस सर। चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। और हम उम्मीद करते हैं कि अभी आज कितनी तारीख है भाई? आज अभी 7 तारीख है, ठीक है? अभी आपके पास ओवरऑल 23 दिन का टाइम बचा है और हमको लग रहा है कि मतलब 5 दिनों में या 6 दिनों में आपकी क्लासेस पूरी कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है? तो अब आपकी बारी है। आप अपने हिसाब से, हम तो आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा दिए हैं। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको आप किस वे में ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, ये आप समझ लीजिएगा। आपकी कंटेंट बहुत अच्छा है। शुक्रिया आपको नेहा जी। हमको कंटेंट तो ठीक है, लेकिन हमको सिलेक्शन चाहिए। अभी एक बच्चा मेरे यहाँ मैसेज कर रहा था मेरे पर्सनल नंबर पे, कह रहा था कि गुरुजी आप जो क्लास पढ़ाते हो, बच्चों को गुमराह करते हो, CITS में इस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैंने कहा भाई इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ क्योंकि मैं तो ऑलरेडी CITS कर चुका हूँ, तो मुझे मालूम है कि हाँ, कहाँ से किस तरह से क्वेश्चन आएँगे। ऐसा तो है नहीं, मैं नहीं किया हूँ, मुझे भी पता है उसके बारे में। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि लेवल ठीक है और कॉन्सेप्ट पढ़ी है और उसका कहना ये था कि मतलब आप लेवल कठिन कर रहे हो, उससे बच्चों के बीच में गुमराह जा रहा है। उसको लगेगा कि मतलब अरे भाई, आप ये नहीं सोच रहे हो कि कंपटीशन भी तो समय-समय के अनुरूप चीज़ें बढ़ती हैं और नंबर ऑफ सिलेक्शन दो। क्यों ना मान लीजिए वो पढ़ रहे थे कहीं से, वो किसी संस्था से पढ़ते हैं, तो कह रहे हैं सर जो आप प्रैक्टिस सेट करवाते हो, वो प्रैक्टिस सेट तो दिखता ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं आता। हमने कहा भाई वो ITI लेवल का पढ़ा रहे हैं, हम आपको एज कंपटीशन लेवल का पढ़ा रहे हैं, तो हमारे और उनके में तो अंतर होगा ही होगा, ठीक है? अब जैसे सुनो, होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं जो बीटेक करके आते हैं। अब आपको लगेगा भाई बीटेक वाला बंदा बहुत तेज होगा, वो करवा देगा। भाई वो तो इलेक्ट्रिकल पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रीशियन कहाँ पढ़ा है? उसको क्या पता है ITI में कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं? हैं? अब वो बीटेक करके आया है। अब बीटेक, अब आपको लगा अरे सर इंजीनियर है, अरे भाई वो तो अपने लेवल पर पढ़ाएगा ना। और जो ITI किया रहेगा, जो CITS किया रहेगा, अब उसको पता है कि हाँ, हमारा क्वेश्चन कैसा आता है। मैं तो पहले ही कहा कि ये आपके CITS एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी है, बाकी इसके अलावा इसको रखे रहिएगा, आने वाले कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले। सर आप ग्रुप में अलग बनाए? नहीं, लड़कियों का बना था ग्रुप। एक्चुअली हुआ क्या था, उसमें काफ़ी कुछ बच्चे घुस गए तो वो उद्दंडता मच जाती है, इसीलिए हमने हटा ही दिया बच्चियों को कि भाई कोई बच्ची मतलब न रहे तो ज़्यादा सही रहे, है ना? क्योंकि कुछ लोग मैसेज करेंगे, फिर हमारे पास मैसेज आता है गुरुजी वो मैसेज कर रहा है, तो वो इसीलिए बाकी बच्चियों को, जिसको भी मतलब जिस भी बच्ची को अगर पर्सनली कुछ पूछना है, कुछ कहना है, तो मेरे नंबर पे आप मैसेज कर दो, हम आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है? 24/7 डेज़ और बेहिचक अपना भैया समझकर। कोई वो नहीं है कि भैया हो, चाहे आप बड़े भाई बोल सकते हो, छोटे भाई बोल सकते हो, कुछ भी आपको समझ में, मुझे कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है? तो आप इस नंबर पे, है ना, जो बच्चियाँ हैं, अगर जिसको लग रहा है कि सर से हमको कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना, नंबर सेव करके रखे रहना। अगर मैं कॉल ना रिसीव कर पाऊँ, बस व्हाट्सएप मैसेज करके छोड़ दिया करो, क्योंकि फ़ोन सबका उठा ही नहीं पाऊँगा। तो आपको जिस भी बच्ची को लग रहा है कुछ भी पूछना हो, तो आप यहाँ मैसेज करना। हाँ, सवाल ये है, हालाँकि आपके CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम में नहीं आया है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ आपको। एक्चुअली होता क्या है, जो शीतलन का माध्यम होता है, मतलब हम कूलिंग मेथड जो अपनाते हैं ट्रांसफार्मर तेल को ठंडा करने के लिए, तो उसमें हमारा कौन-सा आता है? तो उसमें हमारा गुरुजी आता है एयर। अब इसको किस रीडिंग करते हैं? ए से। गैस आएगा तो किसे करें? जी से। फिर इसके बाद सिंथेटिक ऑयल से अगर हम कर रहे हैं तो उसको यल से। खनिज तेल, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको भी पता होगा और मुझे उम्मीद है कि कुछ लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं होगा कि गुरुजी हम तो जानते थे। अब तक आप लोग में से काफ़ी बच्चे होंगे जो जानते होंगे कि हाँ सर जी, कूलिंग करने के लिए हम तो यूज़ करते हैं इन सब का, लेकिन संकेत नहीं जान रहे थे। आज हम पहली बार देख रहे हैं गुरुजी, आप संकेत भी बता रहे हो कि इससे संकेत क्या होता है। जैसे वाई वाला
तो भाई साहब ए से, गैस वाला तो जी से, सिंथेटिक ऑयल जो होता है यल से, खनिज तेल जो हम लोग बोलते हैं हल्का पीला रंग का होता है ना, जो क्या करता है कूलिंग और इंसुलेशन दोनों प्रोवाइड करवाता है। क्या करवाता है? कूलिंग, ठंडा भी करेगा इंसुलेशन में, ताकि मतलब जो चूंकि आपको पता है प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग तेल में बुरी रहेंगी पूरी तरह से, है ना, मतलब पूरा डूबा रहेगा। बुरी मतलब होता है डूबा हुआ, तो जब वो डूबा हुआ है तो जो तेल उसके आसपास के हैं वो क्या करेंगे, कूलिंग भी प्रोवाइड कराएंगे, साथ ही साथ में इंसुलेशन भी प्रोवाइड करेंगे, ताकि मतलब आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो। इसके अलावा जल का तो डब्ल्यू से, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर वही चीज आ गया क्या, ए जी खनिज तेल ठोस विद्युत रोधन, एक बार मिला लीजिएगा, जो अगर नहीं होगा तो मिला लीजिएगा एक बार। वायु गैस संश्लेषित जल खनिज तेल, एक बच रहा है आपका ठोस वाला ना, तो बाकी हटा दीजिएगा, है ना। एक लास्ट में बच रहा है आपका ठोस विद्युत रोधन, ठीक है, ये वाला सॉलिड वाला, है ना। तो बाकी आप ये काम करिए, ये हमने बता ही दिया, इसको हटा दीजिए इसको, है ना। और संश्लेषित तेल वाला भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिएगा, गैस वाला भी हटा दीजिएगा, और हमारा एयर वाला भी हटा दीजिएगा। तो ये कूलिंग करने के तरीके हैं, ठीक है। बाकी आपको पता ही होगा कि ट्रांसफार्मर में तेल क्यों लगाते हैं, मतलब तेल क्यों लगा उसमें भरा जाता है, तो कूलिंग और इंसुलेशन करने के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या बताइए आप लोग, कोई समस्या तो नहीं हुई ना। चलो ये बस यहाँ तक बात हो गई, अब हम आगे वाला कंटेंट लाते हैं। और हाँ, एक शिकायत है, खासकर जो ऑनलाइन आते हैं उनसे यही शिकायत है, जो बच्चा हमसे लाइव देख रहा है, भाई जो बच्चा लाइव जुड़े वो रेटिंग देकर तब आगे बढ़ा करिए, और जो बच्चे बाद में क्लास देखते हैं भाई वो रेटिंग नहीं देते, है ना, ये गंदी बात है। गुरुजी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आप गुरुजी के लिए नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। तो जो बच्चा बाद में क्लास देखेगा मैं उनसे बोलूँ, अच्छा हाँ, कुछ बच्चे अभी आपके साथी थी है ना, उनको बोलो कि हमारे पास टाइम है, सर पढ़ाए हुए हैं, 10 दिन में नोट तैयार कर लो, उसके बाद भैया आप, अभी हमारे पास 20 दिन का टाइम बचा हुआ है, 20 दिन का टाइम बचा हुआ है, ठीक है। तो इस 20 दिनों में अच्छा काम करिए आप। और ट्रांसफार्मर की वायर की गेज क्या होती है भाई, देखो अलग अलग, अब ट्रांसफार्मर की वायर गेज का मतलब कौन सा आप ट्रांसफार्मर यूज करना चाहते हो, कितने केवीए का, अलग अलग आते हैं ना, मतलब नहीं समझे आप। जैसे एक 33 केवी का, 11 केवी का, 132 केवी का, 220 केवी का, 400 केवी का, जितना ज्यादा लोड वाला ट्रांसफार्मर उतना उसकी केबल भी थोड़ी सी हैवी होगी। तो आप जानना क्या चाहते हैं वो बताएंगे तब मैं समझ पाऊंगा विश्वकर्मा जी, ठीक है। आप जानना क्या चाहते हैं वायर की गेज क्या होती है, अब कौन से ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, स्टेप डाउन की बात कर रहे हैं, स्टेप अप, और हालांकि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना है अभी तक कि मतलब उसका ट्रांसफार्मर का वायर गेज बताइए। वायर गेज से हम जो उसका वायर लगाते हैं, जो केबल लगाते हैं, उसका व्यास मापन करते हैं, कितनी मोटी केबल होगी। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा कितने केवी का ट्रांसफार्मर की आप बात कर रहे हैं। सर बोलने के लिए हम सबको बोलते हैं अपनी फ्रेंड्स के लिए, लेकिन सब मुझसे फालतू समझने लगते हैं सर जी। आप कोई बात नहीं, कोई बात नहीं शर्मा जी, देखिए अच्छी चीज सबको बुरा लगता है, ये तो दुनिया का रीति रिवाज है। आप किसी को भी आप किसी को अच्छी सलाह दे दो, देखो बुरा मान जाएगा वो, तो कोई ना। एल सीरीज एंड जी सीरीज में कौन सा आते हैं सर बता दीजिए। देखो भाई एल सीरीज में जो हमारा आता है इंडक्टिव लोड आते हैं, और आर सीरीज में हमारा जो आता है, आप किसके बारे में पूछे, जी के बारे में। तो यल वाले में तो हमारे इंडक्टिव आते हैं। अब आप जानना चाहती हैं, मैं समझ गया, आप जानना चाहती हैं एमसीबी का जो प्रकार होता है, किस में यल में कौन सा आएगा, कौन सी जी श्रेणी में आएगा, तो उसका भी कंटेंट आपको कहिए तो मैं दे दूंगा, आपको परेशान ना होइए। आपको वही जो आप पूछ रहे हैं ना, एल सीरीज में कौन सा आता है, जी सीरीज में, एमसीबी के बारे में पूछ रही हैं, किसके बारे में पूछ रही है ये बता दीजिए मुझे, तब मैं समझ पाऊंगा। सर मैंने लेट कोर्स लिया है, अभी तक 10 क्लास पूरी हुई। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। आप मुझे बताइए कि ये किसके बारे में जानना चाहती हैं आप, मतलब कौन से आते हैं सर, मतलब क्या उपकरण, तभी रुक जाओ, मेरे पास डोमेस्टिक अप्लायंस वाला कंटेंट है, इसके आगे वाले में आपको वहां मिल जाएगा, वहां नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं होगा, जरूर छुपा होगा, इसी तरह से पीडीएफ में पड़ा होगा। तो अगला मैं पढ़ता हूँ मेरे प्यार साथियों, अगली जो हमारा कंटेंट है, हमारा जो अगला कंटेंट है गुरुजी, तो वो हमारा ये रहा, सॉकेट आउटलेट की संख्या, ठीक है, ये मतलब नंबर ऑफ सॉकेट की संख्या कितनी है भाई साहब। आइए अब देखो अलग अलग सॉकेट होते हैं, जैसे मैं बात करूं बेडरूम में कितना लगाओगे, है ना। तो भाई बेडरूम में आप देख सकते हैं कि 2 से, अब तो ये डिपेंड करता है कि मतलब आप कितना उसमें आप कौन कौन से साधन चलाओगे, एसी चलाओगे या फिर इलेक्ट्रिक प्रेस के लिए या फिर कूलर के लिए अलग अलग बनवाओगे, फिर इसके अलावा मोबाइल चार्जिंग का पॉइंट रखोगे, इसके अलावा आप सो लाइट वगैरह भी लगाओगे तो उसका भी तो लगता है। तो ये डिपेंड करता है उसमें मतलब आउटलेट की संख्या। तो मतलब BIS मार्क का जो मतलब भारत इंडियन स्टैंडर्ड जो है, मतलब भारतीय यानी ब्यूरो इंडियन ऑफ स्टैंडर्ड है जिसे बोलते हैं, भारतीय मानक संस्था जो होती है, उसके अनुसार आपको मैक्सिमम बेडरूम में 2 से 3 सॉकेट लगाएंगे आप। उसमें भी एक जो होता है 5 एम्पियर का, ठीक है,
5 एम्पियर मतलब 100 वाट। 5 एम्पियर मतलब अगर मैं बोलूँ 5 एम्पियर मतलब, तो आप समझ जाइए तुरंत कि 100 वाट, है ना, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। 5 एम्पियर मतलब 100 वाट, मतलब जो आपके घर में जो 5 एम्पियर का सॉकेट लगा है, ये समझ लीजिए कि उससे हम मैक्सिमम 100 वाट तक हम इसका यूज कर सकते हैं। और जो 15 एम्पियर का लगा होगा, जैसे मैं बात करूं, जहां आप मिक्सर चलाते होगे, जहां पर आप इंडक्शन से खाना बनाते होगे, है ना, वो 15 एम्पियर का लगा होता है। तो 15 से 16 एम्पियर जो लगा होगा, तो लगभग 1000 वाट का। कितने वाट का गुरुजी ये? तो ये इसका जो लोड होता है ना 15 एम्पियर, मतलब आप याद कर लो ऐसे, मतलब 5 एम्पियर सॉकेट, तो इसका मतलब गुरुजी हमारा 100 वाट। और अगर गुरुजी 15 एम्पियर का सॉकेट, तो मान लीजिए कि हमारे पास इसमें 1000 वाट। अब सवाल है कि बेडरूम में जब वो 5 एम्पियर का स्विच लगाते हैं, वो कितना लगाओगे आप? 2 से 3, और एक क्या लगाओगे आप? 1000 वाट का, जिसके लिए क्या चलाना है? जैसे मान लीजिए अब कूलर, आपको कूलर कर रहा हूँ, अगर मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिक प्रेस करना है, तो अब सॉकेट डिपेंड करता है, 5 एम्पियर भी लग सकता है, या फिर मान लीजिए आपको कूलर चलाना है, तो हो सकता है 5 एम्पियर में ना लगे सॉकेट, है ना, तो किस में लगेगा? वो 15 एम्पियर में लगेगा, क्योंकि अलग अलग वाट के आते हैं ना कूलर, 500 वाट, 600 वाट, 400 वाट, अलग अलग। और सबसे अच्छा है थोड़ा सा, अगर आप बिजली की खपत, मतलब बिजली बचाना चाहते हो, अगर आप लोग, मतलब बिल कम आए हमारे घर का, तो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा। जब भी कूलर का आप, क्योंकि गर्मी का मौसम है ना, कोशिश करिए अगर आपके पास आर्थिक स्थिति अगर आपकी सही है घर की, अगर आपको लगता नहीं हमारे, हम लोग कर लेंगे सर, तो अगर आप बिजली बचाना चाहते हो, तो सबसे अच्छा है कि जब आप कूलर खरीदने जाओ, तो बीएलडीसी वाला लेना आप, है ना। कितना लेना? बीएलडीसी, मतलब ब्रुशलेस आता है, ब्रुशलेस डीसी मोटर आता है, ठीक है। तो जो कूलर बेचता है ना निर्माता कंपनी, उसको बोलिएगा मुझे, हालांकि वो बका देते हैं, आप बोलोगे ना बिजली जो कम खाए उसको मुझे दो, तो बोलेगा हाँ ये इसको ले जाओ उसको, लेकिन आप उसको बोलिएगा भाई मुझे ब्रुशलेस डीसी मोटर वाला ही चाहिए, वो समझ जाएगा कि भाई बंदा के पास नॉलेज है और ये मांग रहा है, इसका मतलब बिजली को खपत का कम वाला। तो ब्रुशलेस डीसी मोटर आता है, थोड़ा महंगा पड़ता है ये, आम आम मोटरों से महंगा पड़ता है ये, मतलब वो, बाकी आप देखोगे 200-300 में लगा देते हैं, 150 में लगा देते हैं, कितने लगाते हैं? 250 में लगाते हैं, आप लोगों को पता होगा, लाते हैं पंप लगा देते हैं कट से। तो आप बोला करो कि गुरुजी हमारे वाले में, हमारे कूलर में आप भाई बीएलडीसी लगाना, आप, है ना, लंबा चलेगा भी और बिजली की खपत भी, और कोशिश करिए कि बीएलडीसी अगर आपके सीलिंग फैन में मिल जाए उसको भी लगाओ, है ना। हाँ हाँ, ब्रुशलेस, हाँ हाँ, ब्रुश उसको बोलते हैं, ब्रुशलेस मोटर, ठीक है, बहुत बढ़िया कुमकुम। सर ये मुझे पता ही नहीं था। अच्छा अच्छा सर, निम्मी में 15 एम्पियर को 3000। अरे नहीं बच्चा, वो जो 3000 आप है ना अभिषेक विश्वकर्मा, वो आप, मैं तो इसको पढ़ा चुका हूँ शायद, आई थिंक कुमकुम, जो आप बता रहे हैं ना 3000 वाट, वो मैक्सिमम पावर के लिए बोलता है, मतलब आप कितने पॉइंट लगा, मतलब लगा सकते हो अपने घर में मैक्सिमम, तो 3000 और उसके साथ 2 पॉइंट, वो चीज अलग है मित्र, वो चीज अलग है। और लाइट और फैन जनरल लाइटिंग के लिए हम लगाते हैं 10 पॉइंट और 800 वाट, ये मैं बता चुका हूँ शायद, मुझे याद आ रहा है 10 पॉइंट मैं बता चुका हूँ आपको, लग रहा आप पीडीएफ वहां ध्यान नहीं दिया आपने, लग रहा। ये दूसरी चीज है, जो 5 एम्पियर का सॉकेट होता है उसका मतलब होगा 100 वाट, और जो 15 एम्पियर होगा वो 1000 वाट, ठीक है। हाँ, प्राइमरी और सेकेंडरी का गेज अलग अलग होता है क्या सर? हाँ भाई, स्टेप अप लगाओगे, स्टेप डाउन, अब आपको तो पता है, स्टेप अप लगाओगे, स्टेप डाउन लगाओगे, तो अलग अलग तो आते हैं कि, सही बात है। क्योंकि भाई आप स्टेप अप लगाओगे, अब जैसे पीटी हो गया, पीटी में उन्हें बता देता है कि आप लोगों को ट्रांसफार्मर चल रहा था कोई डाटा, कि प्राइमरी के बच्चे सेकेंडरी में टर्नों की संख्या क्या होती है, पीटी को क्या बोलते हैं, मैंने फिगर भी तो दिखाया था भाई आपको। चलो वो ही, अब मैं समझ गया, आप ऐसे ऐसे पूछेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि मतलब हाँ आपको ये चीज चाहिए, मैं समझ गया आपका क्या नाम है, क्या लगा। तो भाई जब स्टेप अप होगा, तो एक साइड उसकी मोटी क्वाइल होगी, एक साइड हमारी पतली क्वाइल होगी। स्टेप डाउन होगा तो एक साइड पतली क्वाइल होगी, एक साइड मोटी क्वाइल होगी, ये तो स्वाभाविक होता है, ठीक है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर दिखाता हूँ आपको, क्योंकि डिपेंड करता है कि ट्रांसफार्मर आप कौन सा यूज कर रहे हो। आप अगर सीधा सिंपल किसी से पूछोगे भाई ट्रांसफार्मर में ये गेज किसकी लगती है, कोई नहीं समझ पाएगा भाई ट्रांसफार्मर में अलग अलग। अब देखिए ये वाला होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया, ये कौन सा स्टेप अप है? तो आपने देखा कि स्टेप अप में सेकेंडरी में टर्नों की संख्या क्या है, यहाँ पर ज्यादा है, देखिए यहाँ पर देखिए सेकेंडरी में टर्नों की संख्या ज्यादा है, प्राइमरी में टर्नों की संख्या कम है। अगर वहीं अगर मैं बात करूं, स्टेप डाउन होता, मतलब जो हमारे गांव में के बाहर जो लगा है, आपके मार्केट के बाहर जो लगा हुआ है, उसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो उसका उल्टा कर दीजिए, अगर स्टेप अप में प्राइमरी साइड में टर्नों की संख्या कम है, तो आप देखेंगे सेकेंडरी वाले में प्राइमरी में टर्नों की संख्या ज्यादा हो जाती है। तो ये उस पर डिपेंड करता है क्वाइल नंबर ऑफ संख्या के हिसाब से, ठीक है। समझ गए, समझ गए आप? सर डाउट बाद भी, सर डाउट में बाद में लीजिएगा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, नहीं हाँ
पूछ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सब पढ़ाया हुआ चीज़ है, ऐसा नहीं है, बस एक बार हल्का सा जो धूल जम जाती है ना, तो उसको बस मुझे क्लीन कर देना है आपको, बस वही चीज़ें करनी, बाकी आप लोग हमसे कहीं ज़्यादा बेटर हो आप लोग, है ना? हाँ, तो ये आपके पास देखो ट्रांसफार्मर स्टेप, इसी में कहीं होगा स्टेप अप स्टेप डाउन, कहाँ है भाई? इसी में होगा, ये देखिए कौन सा है? ये तो स्टेप अप है क्योंकि प्राइमरी टर्नों की संख्या कम है। यही पे, हाँ, यहाँ देखो, ये देखो यहाँ स्टेप डाउन देखो बना है, देखो, है ना? यहाँ देखो टर्नों की संख्या क्या हो गई, इसमें ज़्यादा हो गई। तो ये सारी चीज़ें जानते रहिए, है ना? हाँ, चलिए। अच्छा, मतलब आप लोग तैयार हैं ना, मतलब बढ़िया से आप लोगों की तैयारी बढ़िया है? तो ऐसे ही मतलब लिविंग रूम मतलब एक होता है बेडरूम जहाँ पर सोने के लिए। लिविंग रूम मुझे लग रहा है कि उसको बोलते हैं क्या, गाँव में क्या बोलते हैं उसको भाई, बरंडा या क्या कहते हैं उसको? उसी को शायद बोला जाता है ना लिविंग रूम। ये अलग रूम होता है, यहाँ पे भी 2 से 3 होगा और यहाँ पर 15 एम्पीयर की 2 सॉकेट लगाएँगे। थोड़ा-सा मुझे लगता है ये बड़ा रूम होता है। लिविंग रूम मतलब जहाँ पर आप को म जो एक आप गेस्ट रूम बनाओगे ना, जहाँ तक मुझे लग रहा है वहाँ पर, है ना? हाँ, शायद मैं भी लग रहा है वही होगा ये। किचन में अगर मैं बात करूँ तो 5 एम्पीयर का 1 लगाओगे और 2 आपको चाहिए क्योंकि आपको मिक्सर चलाना है। इसके अलावा आपको ठंडी टाइम आता है तो आप केतली वगैरह चलाते हो ना केतली वगैरह, ठीक है? तो पानी गर्म करने के लिए। डाइनिंग रूम जो होता है खाना खाने के लिए, तो आप 5 एम्पीयर के 2 लगा लो, यहाँ पर 1 लगा लो। ये जानते क्या है? ये बीआईएस के अनुसार है। सर एक चीज़ और कर दीजिएगा प्लीज़। हाँ, बताइए अंजलि, बताइए। फिर इसके बाद मैं बात करूँ रेफ्रिजरेटर के लिए, तो भाई 15 रुपए, क्योंकि रेफ्रिजरेटर हमारा जो होगा वो 5 रुपए पे नहीं चल पाएगा। लेकिन हाँ, भाई मोटी वाला ही इसको चाहिए क्योंकि 15 रुपए कम से कम चाहिए रेफ्रिजरेटर, मतलब रेफ्रिजरेटर समझ रहे हैं, फ्रिज की बात कर रहा है। एयर कंडीशनर भी वही होगा आपका, ये जो मतलब हमारा एसी हो गई। इसके अलावा मैं बात करूँ आपका तो बरामदा में, हाँ, अब बरामदा में देख लीजिए, बाथरूम में देख लीजिए आपका कितना तो 5 एम्पीयर एक और एक पावर सॉकेट आपको गीज़र वगैरह में चलाना होगा, तो ये सारी चीज़ें मतलब आप समझ जाओ कि जहाँ पर आपको मैक्सिमम लोड लेना होगा, जो थोड़ा-सा केबल मोटा लगेगा वहाँ पर 15 एम्पीयर और जहाँ पर नॉर्मल लगेगा तो 5 एम्पीयर, है ना? हाँ, ठीक है? ये बात समझ में आ गई? यहाँ तक किसी को डाउट? ये सारा डाटा अगर आपको याद कर लेना, मतलब अगर आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमको हर टॉपिक आपको कवर करवाना है, ठीक है? आपको मतलब हर टॉपिक को कवर करवा देना है और हम लोग लास्ट में हैं, मतलब अब 1 आध 2 क्लास मुश्किल से 1 से 2 क्लास और होगी, ठीक है? मुश्किल से 1 से 2 क्लास और होगी, बाकी आपका कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो चुका है। लगभग हमने बहुत कम समय में बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाने का काम कर दिया। अब देखो भाई साहब, कुछ स्टार्टर हैं आपके पास, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है? ये कुछ आपके सिंबल हैं स्टार्टर के, जो कि आपको याद होना चाहिए। जैसे मैं बात करूँ डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, है ना? अब देख लीजिए, आपको अलग-अलग देख सकते हैं। एक होता है प्रोटेक्टिव डिवाइस के साथ, एक होता है सिंपल सा। तो जैसा आपको सामने आएगा, मतलब अब देखिए इसमें देखिए डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है विद प्रोटेक्टिव डिवाइस के साथ, फिर एक हमारा डायरेक्ट ऑनलाइन, तो ये सिंबल याद होना चाहिए आपको, है ना? क्योंकि आ सकता है एग्ज़ाम में कि स्टार्टर का सिंबल कैसा है ना? डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कितने तक? तो लगभग मैं बात करूँ 3 एचपी या फिर मैक्सिमम 5 एचपी तक, यानी 5 हॉर्स पावर तक। मैं बता दूँ चुका हूँ पहले से ना, स्टार डेल्टा स्टार्टर 15 एम्पीयर देगा, अरे 15 एम्पीयर कर रहा 15, हाँ सही, 15 हॉर्स पावर तक या फिर 20 देगा। और उसके बाद ऑटो वाला अगर मैं बात करूँ तो मान के चलो आप मेरे प्यारे साथियों 20 से ऊपर। लास्ट में सर जी सीआईटीएस मोस्ट, हाँ भैया बस वही उसी का कराएँगे आपका। वो हम यूट्यूब पे नहीं कराएँगे, ये आपको ही देंगे वहाँ से कंटेंट। ठीक है? ये कल या परसों में, मतलब जो बचा-खुचा होगा देख लूँगा, नहीं तो कल ही कोशिश करूँगा ये खत्म हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद 2, 3, 4 जो होगा वो प्रैक्टिस सेट करवा दूँगा आपका, है ना? वो प्रैक्टिस सेट उसको रट्टा मार लीजिएगा और आराम से पेपर दे के चले आइएगा। ठीक है? अब लगभग आपका कंटेंट कंप्लीट हो चुका है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, है ना? हाँ, ये सिंबल आप लोग भूलेंगे नहीं ना? फिर इसके बाद देखो स्टार डेल्टा स्टार्टर का ये बनता है। मतलब आप भूलोगे नहीं ना भाई साहब, स्टार डेल्टा देखो कैसे बनता है। फिर इसके बाद आपका सीरीज़ पैरेलल स्टार्टर कैसे बनता है। अब देखो ये सीरीज़ में लग गया, ये पैरेलल में लग गया। ठीक है? सिंबल देख के समझ जाओगे आप। स्टार डेल्टा का मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पर स्टार डेल्टा बना हुआ है, ये स्टार बना है और बीच में डेल्टा लग गया है। ठीक है? हाँ, फिर आगे बढ़ते हैं। पोल चेंजिंग स्टार्टर कैसे होता है? तो ये 4/8 पोल वाला है। फिर सिंगल फेज कैपेसिटर वाला कैसे होता है? तो आपके सामने ये सिंबल है, मतलब इलेक्ट्रिकल सिंबल है। ये मैंने नहीं पढ़ाया था ना आप लोगों को, ये हमने शायद नहीं बताया था, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। फिर इसके अलावा देखो, आपने सुना होगा करंट कंट्रोल डिवाइस, मतलब स्टार्टर जो होता है ना, ये क्या करता है? आपने सुना होगा कि स्टार्टर का काम, मुख्य काम क्या होता है? तो ये करता है भाई साहब, धारा को नियंत्रण करना। ठीक है? हाँ, ये समझ में आया? धारा नियंत्रक स्टार्टर मतलब करंट कंट्रोलर स्टार्टर। नाम सुना होगा ना, क्या करता है भाई साहब? करंट को कम करने के लिए स्टार्टर क्यों लगाते हैं? अगर मैं बोलूँ आपसे कि स्टार्टर का मेन काम क्या है? तो सबका उत्तर होना चाहिए, ये धारा को कम करता है और साथ ही साथ में जो टार्क होता है,
ना, उसकी जो घूर्णन शक्ति होती है उसको बढ़ाने में मदद करता है। बस इतना याद रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। इसके अलावा ऑटोमेटिक स्टार्टर आप देख लीजिए, आपके सामने है ना। हाँ, और किसके लिए है, तो ये डीसी मोटर के लिए। किसके लिए गुरुजी है, तो हिंदी अगर गलत होगा तो नीचे से सही लिखा गया डीसी मोटर, आप तो इतना पढ़ ही लोगे 5 नंबर पे। फिर आगे बढ़ता हूँ 6 नंबर पे, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर कैसा बनता है, ऐसे बनता है, सिंबल देख लो आप फटाफट, है ना। और फिर इसके बाद 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होता है डेल स्टार्टर के साथ कैसा बनेगा, ये देखो आपके सामने। हालांकि ये सब चीजें आपकी किताबों में है, आप निम्मी की किताब अगर आप उठाओगे, आप अगर ITI किए होंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, हो सकता है मे भी इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को नहीं पता होगा, बीटेक वाले बच्चों को नहीं पता होगा, लेकिन जो बच्चा ITI वाला फ्रेश बच्चा होगा उसको मालूम होगा कहाँ सर ये हमारी किताब में सब कंटेंट है, ठीक है। हाँ, तो ये स्टार्टर के मुख्य हमने आपको पार्ट्स बता दिया, मतलब पार्ट्स का मतलब उसका सिंबल बता दिया। यहाँ तक कोई शिकायत, यहाँ तक कोई शिकायत, यहाँ तक कोई समस्या। चलो, तो मशीन का सिंबल एक क्या है भाई, फ्री स्टार्टर का सिंबल आ गया, ये किसका है भाई, देखिए कि मैं देख लेता हूँ, उसके बाद आपका डोमेस्टिक अप्लायंस पढ़ाता हूँ। नहीं, ये तो सेम वही आ गया, सेम वही आ गया, इसको हटा देता हूँ, चलो हटा देता हूँ इसको, ये तो सेम वही आ गया। सीताराम, इसको हटाकर अब इलेक्ट्रिक डोमेस्टिक अप्लायंस ला देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक हो गया ना, 10 तक, चलिए आ जाओ भाई। अभी आप लोग एक चीज मुझसे, अच्छा टूल्स हो गए थे कि नहीं हो गए थे, मैं बता दीजिएगा आप लोग। टूल्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, टूल्स पढ़ लिए हैं। निम्मी का बुक इतने मोटा देखकर नींद आने लगती है। अरे यार डरना नहीं है यार, किताब तो रहेगा ही, देखने में उसके पेज तो भारी रहेंगे ही, लेकिन इसे आप सोचो कि उसमें आपको कितने बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट छुपा होता है। तो मतलब अगर आपको कंपटीशन निकालना होगा तो उसका सामना करना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे पहले मैं सबसे बोल रहा हूँ, जो भी बच्चा अगर आगे की तैयारी करना चाहता है सरकारी नौकरी में, अगर खासकर टेक्निकल लाइन में, तो एक बार बेस तो आपको तैयार करना पड़ेगा। बेस मतलब निम्मी जो आपके इलेक्ट्रीशियन किताब है उसको तो पढ़ना पड़ेगा। हालांकि मेरे पास, मैंने जो बुक लिखा है अभी, तो मेरा एक पहली मार्केट में बुक आई हुई है, वो है MP लाइन अटेंडेंट के लिए, है ना। बाकी अभी जब मौका मिलेगा कभी भविष्य में, तो हो सकता है मैं किताब लिखूं आप लोगों के लिए और चीज, क्योंकि जब धीरे धीरे बनेगा तो और भी बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब आप मेरी किताब को पढ़ना, जब आगे कभी भविष्य में जब आप कभी तैयारी करना 1 साल से, क्योंकि भाई देखो तैयारी करने में समय, सरकारी काम है ना भाई, सरकारी काम में समय लगता है। अब आप सोचो कि बना बनाया सब कुछ मिल जाए तो थोड़ा सा दिक्कत है। अब आप भी समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। और अक्सर क्या होता है, बच्चे यही सोचते हैं कि हमने सिलेक्शन ले लिया, तुरंत पहुँचते हैं गुरुजी के हैं, बस अब हमारा सिलेक्शन हो जाए। ऐसे नहीं होता है यार, सिलेक्शन के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। हम तो आपको गाइड कर, अब इसी में लिखिएगा, इसी में बहुत सारे बच्चों का फीडबैक आएगा, सर आपका पढ़ाया कुछ नहीं आया, और इसी में से आपके बच्चों का गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा बहुत सारा कंटेंट फंस गया। तो ये होता है, ये हम लोग फेस करते हैं, ये होता है। मतलब ये है कि 100 में से 90 बच्चा पूरी तरह से सेटिस्फाइड रहता है, 10% आपको भी पता है किसी को कोई खुश कर पाता है। परिवार अगर आप घर में हो तो कोई आपसे खुश है, एक आध बंदा ऐसा तो होगा, है ये नहीं ठीक है, वो नहीं ठीक है। तो ये होता है, लेकिन हम लोगों को बैलेंस करके पढ़ना है, ठीक है। हाँ, आइए बात कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है आपके लिए टूल्स, है ना। टूल्स को देख लेते हैं फटाफट। टूल्स मतलब होता है गुरुजी औजार, ठीक है। किसी भी पाइप और बाहरी चूड़ियां निकालने के लिए स्टाक और डाई तथा आंतरिक चूड़ी निकालने के लिए टैप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला वाला ही लाइन मैं आपको बता दूं। हालांकि आपने अगर प्रैक्टिस सेट किया होगा तो ये आपको पता होगा, ठीक है। तो किसी पाइप और बाहरी चूड़ियां निकालने के लिए स्टाक व डाई, तो बाहरी चूड़ियां निकालने के लिए किसका यूज करेंगे, किसी अंदर का, तो स्टाक व डाई। और इंटरनल निकाल होगा तो क्या करेंगे, टैप। तो किसी भी पाइप की चूड़ी काटने वाला, समझ रहे हैं, चूड़ी का मतलब समझ रहे हैं, चूड़ी चूड़ी मतलब पहनने वाला नहीं। जैसे कोई पाइप है, मान लीजिए आपके पास PVC की कोई लोहे की रॉड है ना, उसके अंदर को क्या करना है, इसके अंदर पाइप इस तरह से चूड़ियां निकालना हो, काटना हो, क्योंकि ये खासकर 5 फीट वगैरह करते हैं ना, तो वहां पर जरूरत पड़ती है। तो अंदर की मैं बात करूं, मतलब इसके अंदर मतलब बाहर नहीं, अंदर अंदर अगर चूड़ी काटनी होगी तो अंदर काटने के लिए हमको टैप का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और बाहर की चूड़ी काटने के लिए ऊपर से, है ना, ऊपर से ऐसे ऐसे ऊपर से, तो स्टाक और टाई, ठीक है। इस चीज को जानते रहिएगा। अगर आपने प्रैक्टिस सेट किया होगा मेरे साथ, हो सकता है कि कहीं कहीं टकराया होगा क्वेश्चन, किसी में टकराया कि नहीं टकराया, बताना जरा एक बार मुझे।
समानांतर लाइन को खींचने के लिए ट्राई स्क्वायर तथा दो लाइन को खींचने के लिए प्लाम बम, ये भी आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, साहुल है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो समानांतर लाइन खींचने में पैरेलल में लाइन अगर आपको खींचना होगा तो किसका यूज करते हैं भाई साहब? ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर कैसा था, ये देखो ऐसे होता है, देखा होगा आप लोगों ने, ट्राई स्क्वायर ऐसे होता है, ठीक है, पैरेलल लाइन खींचने के लिए। और एक होता है हमारा साहुल। साहुल मतलब आपने देखा होगा जब घर बनता है तो एक लट्टू की तरह धागा रहता है और नीचे लटका देते हैं, हमारे जो मिस्त्री घर बनाते हैं वो, आपने देखा होगा। तो दोनों इंपॉर्टेंट लाइन है। समांतर लाइन खींचने के लिए ट्राई स्क्वायर और ऊर्ध्व लाइन खींचने के लिए, ऊर्ध्व मतलब वर्टिकल, ठीक है, सीधी लाइन खींचने के लिए तो साहुल, जिसे बोलते हैं प्लामर। ये आ चुका पेपर में, ठीक है। हाँ, कि मतलब आपको सीधी लाइन अगर खींचनी है तो किसका यूज करेंगे? तो भाई साहब साहुल का। सर आप टीजीटी का प्रिपरेशन के लिए बैच अभी नहीं क्योंकि उसकी वैकेंसी देखो, मैं बताऊं आपको होता क्या है। अब आप लोगों को लगता है गुरुजी मतलब बैच क्यों नहीं इलाज करते, होता क्या है कि जब वैकेंसीज आती है, अगर यही CITS का मैं अगर फाउंडेशन बैच चलाऊं, कोई नहीं लेगा, कोई लेगा ही नहीं, बहुत होंगे 10 15 20, उससे ज़्यादा कोई नहीं खरीदेगा। वैकेंसीज जब आती है तभी बच्चे भी आते हैं, ये सत्य है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपको वाकई सच में अगर तैयारी करनी है गवर्नमेंट सेक्टर की, खासकर चाहे कोई भी किसी भी लाइन में आप हो, आपको जुटना पड़ेगा पहले से। वैकेंसी आएगी तो बहुत लोग आएंगे और डरना नहीं है, क्योंकि वो आएंगे अपनी भाई होता है ना, बहुत लोग कहते हैं भरदा बैच ले लीजिए हैं, देखते हैं जो होगा पढ़ लेंगे, अगर आ जाएगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो क्या करेंगे। लेकिन अगर आपको सीरियसली मतलब तैयारी करनी है, आगे कंपटीशन निकालना है, जैसे आपने कुछ सोचा होगा अपने लिए, तो आपको अभी से लगना पड़ेगा। मतलब अभी से ही, मतलब मैं बताऊं आपको, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो बाद में 2021, 18, 19, 20 में ITI में एडमिशन ले लिया, डिग्री चूंकि आपको पता है ITI में पढ़ाते हैं नहीं, तो वो अभी जैसे उन्होंने एडमिशन लिया और तुरंत ही किसी का भी किसी भी पार्टी को, कोई भी मतलब जो जिसका भी टीचर को जरूरत पड़ा तो उसका ले लिया, या तो फिर अपने किताब मंगाकर अपने से ही पढ़ना शुरू कर दिया वो, कि मुझे मतलब ITI जैसे कंप्लीट होगा तो मुझे नॉलेज भी हो जाएगा अच्छा खासा, और फिर मैं कहीं ना कहीं मेरे समझ ज़्यादा समझने लगेगा। क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे, खासकर गवर्नमेंट सेक्टर में और खासकर टेक्निकल लाइन में, तो या तो बहुत तेज IQ लेवल हो आपका, कि एक बार आपने पढ़ा है आपको सारा चीज़ याद हो गया और जो कि इतना आसान है नहीं। हाँ, और आपको भी पता, आप तो खुद पढ़ते होंगे, आपको खुद मालूम है गुरुजी, इधर तो पढ़ते हैं, आप पढ़ाते हो तो बड़ा सिंपल सा लगता है, लेकिन जब बदम जाता है भूल जाता है तो ये चीज़ें होती है। तो लगभग 2 साल तो लग ही जाता है, 2 साल। अब जितने भी सिलेक्शन मेरे यहाँ जितने भी बच्चे सिलेक्शन लेते हैं, मैं जब उनका पॉडकास्ट करता हूँ, अगर आपने देखा भी होगा वीडियो, तो कोई ये नहीं कहता है गुरुजी हमको तुरंत नौकरी में। कुछ एकाध दो बच्चे ऐसे हैं जो पहले अटेम्प्ट में तैयारी किए और निकाल दिया उन्होंने, साल भर डेढ़, बहुत कम। बाकी सबने यही बोला है कि सर 3 साल लगा, कोई कहता है 4 साल लगा गुरुजी, कोई कहता है सर जी 2.5 साल लग गया, समय लगा, ठीक है। पर दूर की वजह से हम जा नहीं पाए। अच्छा, लास्ट टाइम हुआ था। तो आइए बात कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट कोड एग्जाम पूछता है, सेंटर पंच के लिए, डार्ट पंच के लिए और प्रेक पंच के लिए कितना कितना एंगल, डायरेक्ट पूछता है पॉइंट कोड, है ना। तो ये इकट्ठा मैंने आपको यहाँ पर पॉइंट दे दिया है, सारा डाटा याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। देखा होगा आप लोगों के साथ में भी, अगर प्रैक्टिस सेट करते होंगे आप अलग से, तो आपको ये सारी चीज दिख जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। साइज का निर्माण कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं हैमर का, तो हैमर का कैसे करते हैं साइज का निर्धारण इसका, तो पिन से करते हैं। प्लायर कैसे करते हैं, उसकी लंबाई से। वाइस कैसे करते हैं, उसकी जबड़े की चौड़ाई से। स्टील रूल कैसे करते हैं, उसकी लंबाई से। फाइल करते हैं उसके पॉइंट से हिल तक। डिवाइडर करते चूल से बिंदु, अब चूल मैं नहीं देखा हूँ इसका, ठीक है। बाकी हैमर वाला आता है क्वेश्चन, है ना, कि हैमर का निर्धारण हम कैसे करते हैं, तो उसकी पिन से। किससे करेंगे, उसके पिन से, उसको पिन को देखकर उसके हिसाब से करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक पॉइंट और है इसका, जो है कि फाइल, फाइल मतलब समझ रहे हैं, रेती, फाइल मतलब रेती। तो इसका निर्धारण कैसे करते हैं, तो पॉइंट से लेकर हिल तक, पॉइंट से लेकर हिल तक। सर जी हम लोगों को हो जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, बिल्कुल हो जाएगा। फिर वाइंडिंग तारों पर डिम्बल हटाने के लिए विद्युत का चाकू का प्रयोग करता है, बिल्कुल सही बात है। कितना एंगल होता है, तो 20 डिग्री। कितना होता है, किसी को याद है? केबल को विद्युत को हटाने के लिए चाकू पे कितना होता है भाई साहब, तो याद कर लीजिएगा 20 डिग्री, याद पिछली बार पेपर में आया था। और केबल परिसर हटाने के लिए क्या करते हैं, वायर स्टेप। तो मतलब वाइंडिंग तारों पर, ये समझे, अगर कोई जैसे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है, ठीक है, आपने उस पर इनमेल हटाने के लिए हम क्या लगाएंगे, तो इलेक्ट्रिशियन चाकू, कितना एंगल हो जाएगी, 20 डिग्री। और अगर केबल पर इंसुलेशन हटाना है तो वायर स्ट्रिपर का यूज करते हैं। दोनों मतलब आपका जो इंस्ट्रूमेशन आता है, दोनों अलग लगाते हैं, दोनों औजार अलग अलग होते हैं।
तो वाइंडिंग तार पे इंसुलेशन हटाना होगा, एनिमल हटाना होगा, तो गुरुजी इलेक्ट्रीशियन का चाकू यानी कि विद्युतकार जिसे बोलते हैं, है ना। हाँ, क्या बोलेंगे उसको भाई साहब, विद्युतकार, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रीशियन का चाकू। देखो लिखा है विद्युतकार, विद्युतकार मतलब होता है इलेक्ट्रीशियन, मतलब हिंदी में उसको बोलते हैं विद्युतकार। और केबल से हटाना होगा तो वायर स्ट्रिपर का प्रयोग, क्योंकि केबल मोटी होती है ना, आपने देखा होगा खुद, भाई केबल तो मोटी होती है ना, उसमें चाकू चल पाएगा, चला लोगे, कौन चलाएगा, अंकित चलाओगे आप या नेहा, भावना, कुमकुम, बताओ आप लोग चला पाओगे, नहीं चलाएगा ना। तो मतलब वाइंडिंग तारों को इनमें हटाने के लिए याद कर लीजिएगा इलेक्ट्रीशियन चाकू, और केबल की अगर बात कर देगा तो तुरंत। अब कुछ होता क्या है, कभी कभी जानना लेते था केबल, अब बच्चा याद किया हुआ है कि विद्युत कार इलेक्ट्रीशियन चाकू मार दिया, गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों भाई अलग अलग औजार हैं, ठीक है। हाँ, याद रखिएगा इसको। कुंजी धारा के लिए क्रॉस कट छैनी, हाँ ये इंपॉर्टेंट है सब। मतलब मैं कह रहा हूँ जितने भी कंटेंट दिया हो ना, ये सब आप कह ही नहीं सकते हो कि गुरुजी, अगर आपने भाई किसी में प्रैक्टिस सेट में आया कि नहीं क्वेश्चन, अभी आपको दिखा कि नहीं दिखा, कोई प्रैक्टिस सेट नोट बनाए होगे, तैयारी कर रहे होगे अच्छे से, तो उसको पता होगा हाँ गुरुजी सही कह रहे हैं, ये सब कंटेंट हम ऑलरेडी आपने पढ़ा दिया हम लोगों को। तो कुंजी धार के लिए क्रॉस कट छैनी और तथा बियरिंग के लिए अंतर तेल की नालियां बनाने के लिए हम इसके हाफ राउंड छैनी का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद वर्किंग पीस के किनारों को वर्गाकार बनाने के लिए डायमंड शाइनिंग, ये सब इंपॉर्टेंट है। मतलब आप कह ही नहीं सकते हो कि गुरुजी ये वाला मतलब नहीं सही है, मतलब ये सब क्वेश्चन आप ऐसे ही ला दी हो। मतलब हमारी कोशिश है कि आपको कम समय में, और जानते हैं ऐसे ही मतलब एज फ्यूचर में मतलब हमने ऐसा ही कर दिया है कि मतलब जो हमने मतलब पहले क्या करता था, मैं लिख लिख के पढ़ाता था। अब होता क्या है कि अलग अलग, चूंकि देखो ये CITS के बच्चे हैं, तो अब इसमें हिंदी और इंग्लिश कम्युनिकेशन हमने डाल दिया, क्योंकि हमारा जो मदर टंग है वो मैक्सिमम हिंदी, क्योंकि आपने देखा मैं मैक्सिमम हिंदी ही बोलता हूँ। अब उससे क्या होगा, जो बच्चा अब इंग्लिश वाला भी होगा तो उसको दिक्कत नहीं होगा कि हाँ गुरुजी ये वाला पॉइंट है, इसका मतलब ये नीचे पर यहाँ पर, तो उससे दोनों बच्चों को फायदा हो जाएगा। और इतना तो आप समझ ही जाएगा कि हाँ गुरुजी क्या समझा रहे हैं साइड में। अब एकदम कोई बुद्धू ही होगा वो नहीं समझ पाएगा, बाकी तो नॉर्मल नॉर्मल चीजें यहाँ पर लिखी गई है, कोई दिक्कत ही नहीं, हमको बस याद करना है। डायमंड और होल ऐसे ही करते हैं, जी जी बिल्कुल। तो मतलब अब आगे भी हमने सुधार कर दिया है कि अब हम PPT जो बना रहे हैं, जैसे अगर और भी कंपटीशन की तैयारी अगर आप करते हो नेक्स्ट टाइम, तो आपको वहाँ भी बाई लैंग्वेज वाला है PPT बनाओ, मतलब लिखा मैं नहीं हूँ, मतलब उसको पहले नहीं लिखा है, पढ़ाया लिख लिख कर, और उसी को मैं क्या करवा रहा हूँ, टाइप करवा रहा हूँ, टाइप करवा कर ऐसे ही PPT बना ले रहा हूँ। ताकि उससे फायदा क्या होगा मुझे, उससे फायदा मुझे ये होगा कि मुझे बच्चों को बस केवल समझाना होगा, और हिंदी और इंग्लिश वाले की समस्या खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये बहुत फेस करता हूँ मैं कि गुरुजी अभी मैं हिंदी पढ़ा देता, इसको लिखवा देता, आप में से कहते हैं गुरुजी इंग्लिश, और जब इंग्लिश लिखा करते मुझे हिंदी। अब यहाँ पर कोई किसी की शिकायत ही नहीं है, आप में से किसी बच्चे की कभी शिकायत ही नहीं आई गुरुजी आपने ये नहीं पढ़ाया, हिंदी में बोलते हो, ऐसा कुछ। क्योंकि ये पहला बैच ऐसा है, मैं बता दूंगा आपको, कि इस सत्र से मैंने चालू किया है, मतलब इस बार से, कि ऐसा सिस्टम बना दिया कि मतलब अब से जो बैचेज आएंगे उन सब में ऐसे ही जाएंगे कंटेंट, ताकि मतलब बच्चे की शिकायत नहीं आनी चाहिए, है ना। दोनों चीज, अब सबसे अच्छी बात है उसको इंपॉर्टेंट कंटेंट भी मिल जा रहा है, ठीक है। तो धात्विक सीटों को काटने के लिए स्निप का प्रयोग करते हैं, किसका करते हैं, स्निप का प्रयोग करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ चुका है पेपर में, ऊपर वाला भी तो है, आया ही आया है, ठीक है। तो स्निप, फिर उसके बाद सिंगल कट फाइल को काटने के लिए 60 डिग्री, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि आप कह ही नहीं सकते गुरुजी ये नहीं ये नहीं, बाकी 10 मिनट फाइल को आकृति अर्धवृत्ताकार होती है, बिल्कुल सही बात है। और सिंबल जितने भी है ना, मैंने तो पढ़ाया है ना टूल्स उस पे, सर पिक्चर से भी समझा दीजिएगा। अरे पिक्चर तो मैं आपको पहले दे चुका हूँ, जो सिंबल का जो बना था इलेक्ट्रिकल सिंबल का, उसमें सब कुछ तो पहले ही ऑलरेडी आ चुका होगा कि नहीं आया है, यानी जो सिंबल है वो तो पहले आ चुका, बाकी आप थोड़ा सा घुमा लेना यार गूगल वगैरह करके यार। अब इतना मैं ढूंढूंगा तो ढूंढता ही रह जाऊंगा यार। अब आरी 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 तो कौन नहीं देखा है, बाकी आप लोग किताब तो, आप इसीलिए तो कहा जाता है कि मतलब किताब अब ये रखा करो, थोड़ा सा वहां से भी मदद मिल ले लिया करो, सब कुछ गुरुजी के ऊपर नहीं छोड़ देते हैं। मैंने कहा ना, ये थोड़ी सी कुछ चीजों को अपने से भी मतलब प्रयास किया करिए, ये नहीं कि मतलब गुरुजी ही सब पढ़ाएंगे, ठीक है। बाकी अगर आपकी चेष्टा तो हैमर देखना देख लो अपनी किताब खोल के, प्लायर देखना देख लो, ड्रिल बिट देखना देख लो, नहीं मिलता गूगल बाबा से पूछ लो, वो बता देंगे आपको, ठीक है। हाँ, तो निर्माण सामग्री मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ द मटेरियल्स। अब हैमर किसका बनता है, पूछता है ना, तो फोर्ज स्टील का। प्लायर किसका बनता है, फोर्ज स्टील का। ड्रिल बिट किसका बनता है, हाई कार्बन। माइक्रोमीटर किसका बनता है, तो फोर्ज स्टील और आघात। आघात मतलब होता है पीटना, पीटने के बाद उसका जो आघात मतलब कि तन्यता हो, टूटे ना, फैल तो जाए लेकिन वो टूटे ना। इसके अलावा फिर हमारा क्या आ जाएगा, माइक्रोमीटर, तो फोर्ज स्टील और मेलेबल कास्ट आयरन का बना होता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हैमर किसका बनता है, तो आप क्या बताओगे। अच्छा,
हैमर में भी एक लकड़ी का आता है, पता कि नहीं पता है? लकड़ी का उसमें होता है, बाकी आगे आपने देखा होगा लोहा, मतलब ऐसे रहता हो, मतलब ऐसे, मतलब आप ऐसे फट से करोगे, ठोकोगे, तो उसको वो जो बना होता है ना आगे वाला लोहा वाला, उसको बोलते हैं हाँ मैलेट का। जी बिल्कुल सही बात आप सीख शुक्रवार है, बच्चे जानते हैं, हमारे शेर है। स्टील रूल किसका बना होता है? तो भाई ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है स्टेनलेस स्टील का। पंच हाई कार्बन स्टील का, स्क्राइबर हाई कार्बन स्टील का, है ना। हाँ बताओ, 2 दिन आप लोगों की कल क्लास नहीं चली तो आप लोग तो परेशान हो गए हो, लेकिन किसी बच्चे ने मेरे पास मैसेज नहीं किया। बच्चे हमारे समझदार हैं, किसी ने कहा ही नहीं गुरुजी आज क्लास नहीं होगी क्या। चलिए अगला बताइएगा। जिमलेट का प्रयोग लकड़ी में छेद नहीं होता है, छेद होता है। क्या क्या लिख देते हैं भाई ये सब। अगर ये थोड़ा सा अगर एरर कहीं भी आ जाए ना, तो आप समझ जाओ कि हमारे टाइपराइटर भाई ने एरर कर दिया है। छेद निकालने के लिए पोकर का प्रयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट, और लकड़ी की सीटों से पेज कसने के लिए, पूर्व खाचा बनाने के लिए। तो अगर जो शब्द अगर आपको अगर हिंदी वाला नहीं समझ में आ पाए तो हिंदी देख लिया। जिमलेट इज यूज टू मेक होल्स इन द वुड एंड द पोकर इज यूज मेक ग्रूव्स इन वुडन सीट बिफोर स्क्रूविंग देम। मतलब जिमलेट का प्रयोग लकड़ी में छेद निकालने के लिए, जिमलेट मतलब हाथ से ऐसे करते हैं, और पोकर का प्रयोग लकड़ी के सीटों पर पेज कसने से पूर्व खाचा। मतलब इसका मतलब हो गया जैसे मान लीजिए आपके पास ये लकड़ी है, ठीक है, अब आपको छेद लगाना है, तो आप पहले क्या करोगे, यहाँ पर एक खाचा बनाओ, किसकी मदद से? पोकर की मदद से, ठीक है। और जिमलेट का प्रयोग क्या करेंगे? लकड़ी में छेद करने के लिए, हाथ से घुमाकर। सर आप बता दीजिए थे पहले ही। अच्छा, तो पोकर मतलब समझ रहे हैं ना। पोकर मतलब कोई लकड़ी है, उस पर आप क्या करोगे, वही चीज लिखा इसने कि पोकर का लकड़ी की सीटों पर पेज कसने पर खाचा बनाने के लिए। खाचा मतलब उसकी जगह बनाने के लिए, हल्का सा कर देंगे, बाकी उसके ऊपर ठक से ठोक देंगे, वो अपना जाकर जो भी आपको स्क्रू लगाना होगा आप कस दोगे इसको। समझ में आया? बताओ। चलिए आगे आइए। सेंटर पंच का प्रयोग ड्रिल करने से पूर्व मार्क करने के लिए तथा स्क्राइबर का प्रयोग धात्विक, ये इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सेंटर पंच का प्रयोग ड्रिल करने से पूर्व मार्क, जैसे होता है ना, जैसे आपका पोकर है, बात समझना हमारी। पोकर क्या करेगा? लकड़ी से मतलब आपको छेद करना होगा, उससे पहले निशान लगाने के, ठीक वही कहानी सेंटर पंच की होती है। ड्रिल करने से पहले हम एक मार्क लगाएंगे, ठीक है, तो वो सेंटर पंच से। बाकी इंपॉर्टेंट है, आपने देखा भी होगा कि मेटालिक भागों पर मार्किंग करना हो या फिर उसको खींचना हो, जैसे कोई धात्विक भाग है, हिस्सा है, और उस पर निशान लगाना है, तो हम स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट, मतलब आपको बता दूं पहले से मेरे प्यारे, कि आपको लगेगा ही नहीं कि गुरुजी कंटेंट कोई अच्छा है ही नहीं, सब कंटेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लकड़ी से कील बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लकड़ी से कील निकालने के लिए पिंसर का प्रयोग करते हैं, है ना। हाँ, तथा क्ला हैमर का प्रयोग करते हैं। ये कला नहीं है, क्या है? कला कर लीजिएगा, इसको आधा का बना लीजिएगा, ठीक है, लिख लेता हूँ यहाँ पर, कला कर लीजिएगा। कला हैमर बोलते हैं इसको, कला हैमर करते हैं इसको, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये भी इंपॉर्टेंट है अगला वाला कि सीमेंट कंक्रीट, ये भी आ चुका। मैंने कह रहा हूँ ना कि मतलब आपको मिल जाएंगे, अगर आप मेहनत करके जाएंगे ना, बहुत सारे कंटेंट पढ़ाया हुआ मिलेगा आपको। सीमेंट कंक्रीट दीवार पर छेद, फिर लिखा हो छेड़, लिखा है। छेड़ नहीं होता भाई साहब, छेद होता है। छेद मतलब होता है होल करना, छिद्र बनाना, ठीक है। राउट प्लग टूल का बिट का प्रयोग करते हैं। बताओ है कि नहीं इंपॉर्टेंट। हैमर की साइज भार जो चिप पर प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। धात्विक सीटों को काटने के लिए हेक्सा तथा प्लास्टिक वस्तु काटने के लिए टेजन सा का प्रयोग करते हैं। तो कोई बता देगा धात्विक सीटों को काटने के लिए। हाँ, कहाँ लिखा ब्लैक हैमर, मतलब मैंने समझ कहाँ लिखा ब्लैक हैमर, बताना एक बार मुझे। सेंटर पंच इज द मार्किंग बिफोर ड्रिलिंग एंड स्क्राइबर इज द मार्किंग ऑन मेटल सीट। नहीं, यहाँ पे तो नहीं लिखा है। जिमलेट कहाँ पे लिखा है? लकड़ी की कील निकालने के लिए। अच्छा मैं समझ गया। अच्छा एक्चुअली क्या है, वो क्ला हैमर है, उसने कला को उठा लिया होगा ना। कला कला कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझ गया। कला कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है, मैं तो बोल तो दिया, इंग्लिश शब्द ही कला है, ठीक है, मैं समझ गया। ये आप कला बना लो ना, CLAW कर लो ना, कला कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, कला बना लीजिए, CLAW, कला हैमर, ठीक है। हाँ आगे बढ़े। हैमर की साइज भार जो चिप पर प्रदर्शित किया था, ठीक है, ये हो सकता ना आए। लग लगाने के लिए, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। लग मतलब देखते हैं, लग कहाँ देखा, कौन कौन देखा लग, कोई बताएगा मुझे, कोई मुझे बताएगा लग कौन कौन देखा है। लग के फिगर भी आते हैं,
लग के फिगर भी आते हैं, किताब में देख लेना निम्मी वाली में, इलेक्ट्रीशियन की, नहीं होगी तो मंगा लेना भाई, ये तो आप तो पढ़ के आए होंगे। लग कहाँ लगता है, किसी ने देखा लग लगाते हुए? मैंने देखा, तब ठीक आप समझ गए होंगे। केबल के आगे आपने देखा होगा, घर के बाहर ट्रांसफार्मर होगा ना, आपने देखा होगा कि एक एल्यूमिनियम का होता है तार, तो सीधा हम तार नहीं लपेटते, मान लीजिए वायर है तो ब्रूसिंग है 1 2 3 4, तो आपने देखा होगा कि एक ऐसे चौड़ा कलर का होता होगा, अब आपको ध्यान आ गया होगा, जो बच्चा ध्यान नहीं देगा ये इस तरह से ऐसे, अब आ गया होगा आप लोगों को ध्यान में, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे चौड़े कलर का बना होता है और इसी को हम लेकर इस पे क्या करते हैं, कस देते हैं, और इसके अंदर हम मान लीजिए वायर लगा दिया, सपोज करो हमने वायर लगा दिया और इसको कस दिया। क्यों ऐसा गुरुजी? क्योंकि आपको भी पता है कि 11 केवी की लाइन है, 440 वोल्ट आपका मतलब बाहर की तरफ आ रहा है, और आपको पता है कितना बेचारे का लोड होगा, इस गर्मी में क्या हालत होती होगी, इस ट्रांसफार्मर बेचारा जानता होगा है। तो अब इस पे इतने लोड है, और ये बार बार, चूंकि लाइट ऐसी चीज होती है कि हमको हमेशा, अभी लाइट चली जाए आधे घंटे घंटे के लिए नहीं आएगी, 2 घंटे नहीं आएगी, तो आप ढूंढना शुरू करो, भाई लाइट क्यों नहीं आ रही, कुछ खराब हो गया क्या? क्योंकि इतना चीजें हमारे लिए, हम लोग इतना डिपेंडेंट हो चुके हैं, तो वो हम पूछना शुरू करते हैं। तो इसीलिए लग लगा दिया जाता है, ताकि मतलब ये बार बार स्पार्किंग की वजह से ये कभी टूटे ना, निकले ना, मतलब एक बार आपने सेट कर दिया, लगा दिया, वो पड़ा रहेगा, चाहे गर्मी हो बरसात हो कुछ भी। अगर आप सोचो अगर लग ना हो और सीधा हमें वायर ले जाए और छील के लगा दे इसी पे, क्या होगा, करते 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 छोड़ देगा। अब आप उसको बुलाओगे, लाइनमैन को बुलाओगे, वो आएगा बनाएगा, फिर चार्ज लेगा। तो इसीलिए क्या करते हैं कि हम लग लगाते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है लग लगाने के लिए क्रेम्पिंग टूल का प्रयोग करते हैं, बार बार एग्जाम में आता है, और अलग अलग प्रकार के लगाते हैं, ठीक है। और इसी के लिए मैं बोल रहा था कि आप लोग सिंबल वगैरह इसको देखिएगा, आप कुछ किताब से भी अपनी तरफ से भी मदद करिएगा। किसी जाब पर समांतर लाइन खींचने के लिए जैनी के लिए पर कर लेना। जाब मतलब समझते हैं, जाब मतलब कुछ भी हो सकता है, ये हमारी मोबाइल भी हो सकती है, क्या हो सकती है, हमारी मोबाइल भी हो सकती है जाब। जाब मतलब हमने खांचे में पकड़ा दिया, ये हमारा मार्कर भी हो सकता है, जाब हमारी बुक्स भी हो सकते हैं, हमारे जो हमारी कैमरा लगा हो इसका भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जाब जाब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो किसी जाब को समांतर लाइन खींचने के लिए जैनी क्लिपर का प्रयोग करते हैं, है ना। मतलब मान लीजिए हमारे पास ये मोबाइल है, ठीक है, और इस पे हमको क्या करना है, पैरेलल में लाइन खींचनी है, कट 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 हमने खींच दिया, किसकी मदद से, जैनी कैलिपर से, है ना, जानी लीवर से नहीं, जैनी कैलिपर से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक मीट्रिक माइक्रोमीटर का न्यूनतम ये भी इंपॉर्टेंट है, 0.01 mm रखा जाता है मीट्रिक पॉइंट का। वायरमैन के तार को साइज को पढ़ने के लिए 0 से 25 mm तक के रेंज को माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। मतलब जो माइक्रोमीटर का होता है रेंज, वो कितना होता है, 0 से 25 तक, जो हमारा इलेक्ट्रीशियन होता है वायरमैन उसके लिए, तो 0 से भाई साहब कितने तक, 25। और बाकी SWG के लिए कितना होता है पता है आपको, ये तो मैंने बता दिया होगा पहले से ही। SWG कितना था, 0 से 36 होता है। और अगर अमेरिकन वायर की बात करूं तो कितना होगा, 0 से लेकर 40, ठीक है। ये आपका SWG हो गया, मतलब क्या बोलेंगे इसको, mm बोलेंगे इसको। और ये हमारा किस में जाएगा गुरुजी, माइल्स में हो जाएगा, किस में जाएगा, माइल्स में, किस में जाएगा गुरुजी, हमारा माइल्स में। तो जानते रहिएगा ये सब चीजें, ठीक है। हाँ, बाकी मैंने और चीज़ों को इसके पहले भी दे दिया है कि मतलब अगर मान लीजिए 20/7 हो तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कि प्रत्येक तार का व्यास, प्रत्येक तार का नीचे वाला व्यास, और हमारे वायर की, तो ये वायर बताएगा, और ये हमारा क्या बताएगा, प्रत्येक तार का व्यास। मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं एक बार बस हाईलाइट कर रहा हूँ आप लोगों को ताकि आप समझिए। बाकी इसके अलावा मैं बात करूँ आपसे, तो अगर पॉइंटों में आएगा वैल्यू, मतलब जैसे मैंने लिख दिया 20 तार बटा 1.25, तो इसका मतलब ये माइक्रोमीटर द्वारा हो गया। पॉइंट में आएगा तो माइक्रोमीटर द्वारा, अगर सीधा सिंपल से आएगा तो व्यास आएगा, इस चीज को भी जानते रहिएगा, ठीक है। हाँ, SWG का नंबर जैसे ही बढ़ता, हाँ ठीक है, तार का साइज हमारा क्या होता है, कम, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो मतलब समझ में आया कि नहीं आया, बताओ आप लोग एक बार बताइएगा यहाँ तक। अब डोमेस्टिक अप्लियंस है, एक टॉपिक है, बच्चा थोड़ा सा बड़ा आज हो भी नहीं पाएगा, समय भी हो चुका है ना। एक डोमेस्टिक अप्लियंस बचा हुआ है, और कुछ कंटेंट और बचे हुए हैं, अगली क्लास में उसको निपटा लेते हैं, नहीं होगा तो एक आध क्लास और मार देंगे, बचेगा आपके पास 3-4 क्लास और, उस वाले में हम प्रैक्टिस सेट करा देंगे आपको। ज़्यादा प्रैक्टिस सेट नहीं है, मुश्किल से 150 क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं है, 100 भी गया 50 तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, 50 के अलावा कुछ और भी ढूंढ के दे दूंगा, आपका काम हो जाएगा, आप मौजूद काटिएगा, ठीक है। मतलब आप अब अपनी तरफ से
आप 100% दीजिए, आप समय से पहले आपका कंटेंट पूरा हो चुका है। ठीक है, पावर सिस्टम का तो हमने कंटेंट, अच्छा बचा हो क्या कुछ? देखता हूँ, अगर नहीं होगा तो कहीं से और लाके दे दूँगा, परेशान ना होइए। नहीं, मैं इसकी तो गारंटी नहीं लूँगा शर्मा जी, क्योंकि आपको भी पता है कि हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन देने का काम करेंगे। हम ये आपको झूठ नहीं बोलेंगे कि भई मैं भरोसा कर लीजिए आप, और कल को अगर कंटेंट नहीं फँसेगा, है ना? क्योंकि भाई हम तो ये जानवर है नहीं, आप तो सीधा सिंपल सा सोचो, हम तो ये जानवर है नहीं। हम प्रयास करेंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं हम प्रयास नहीं, हम देखिए एक टीचर जो होता है, वो क्या करता है? वो आपको ये नहीं कहेगा कि नहीं हम आप आ जाओ, फिर आप बैच ले लो, तो ऐसे-वैसे नहीं, ये काम नहीं करना है। आप भी जानते हो इस चीज़ को। कोई ऐसा संस्था है बताओ कि जो आपको कह दे कि हम नौकरी दिला देंगे, आ जाओ। तो सभी लोग उधर चले जाएँगे यार। हाँ, बताओ कोई है? हम ये नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि हम कंटेंट देंगे, हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि आपको एक अच्छा-सा कंटेंट दे देंगे जिससे कि आपकी मदद हो सके। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर को क्या बोलते हो? डॉक्टर देखता है तो दवा ही देता है ना, बोलता है खाओ दवा, आराम हो जाएगा। वो नहीं कहता कि एकदम आराम हो जाएगा। वो कोई डॉक्टर ऐसा होगा जो बोल देगा, अगर आपको आराम नहीं हुआ तो फिर आपको लगेगा अरे यार 2 बार के बाद जाओगे, अरे यार उसके पास मत जाओ यार, दवा मैं लाया कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हैं? ये चीज़ होनी चाहिए। मैंने पीडीएफ आपका कन्वर्ट कर दिया, अभी आपको अपलोड कर देता हूँ, ठीक है? और कुछ पूछना तो पूछ लो आप लोग, है ना? कहीं पे कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हो बेहिचक, ठीक है? हाँ सर जी, वही बोल रहे हैं हम भी सर जी। अच्छा ठीक है, ठीक है। शुक्रिया आप लोग का, आप लोग बहुत मेहनत करते हो, ये तो है, मानना पड़ेगा आप लोगों को। 716538 716538 ओटीपी लगा देता हूँ और आपको पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ। रेटिंग वोटिंग कर दीजिएगा अगर आप प्यार-व्यार करते हैं हमसे आप लोग तो। अरे यार मैं जॉइन कर रहा हूँ, मैं भी बोका आदमी, जॉइन ऑलरेडी पहले से है। क्लास नहीं लगाया इन्होंने मेरी, आज 12 बजे क्लास नहीं लगी क्या यार? क्लास नहीं लगी क्या? हमारे गुरुजी कैसे हैं? मैं यहाँ पे बैठा हूँ आकर। अच्छा लगी तो है, लगी तो है, लगी तो है। आ जाओ, चलो आ जाओ, शुरुआत करते हैं। आज क्या पढ़ना है? डीसी मोटर ना, लास्ट वाला, फिर कल का देखते हैं। ठीक है, शुक्रिया आप लोगों का। और हाँ, कोई झारखंड से भी है? आप में से कोई बच्चा झारखंड से है? कोई झारखंड से है, कोई झारखंड से है, कोई झारखंड से है? भाई झारखंड के बिजली विभाग में वैकेंसीज आने वाली हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है? कोई अगर झारखंड से है तो उनके लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि आपके झारखंड में वैकेंसीज आने वाली हैं, ठीक है? अच्छा बनारस, अभी यूपी पीसीएल तो अभी नाम ना लीजिए, जब तक जोगी बाबा रहेंगे कहते हैं कि हम परिवार वाले तो आदमी हैं नहीं, तो हम परिवार की क्या जाने, हम तो फकीर आदमी हैं, है ना? बोरा बिस्तर लेकर टांगे जहाँ चले तहाँ चल दिए, हैं? अब जो परिवार वाला बंदा है वो तो परेशान है, कहीं जॉब लग जाती, सिक्योर हो जाती लाइफ, थोड़ा-सा चीज़ें अच्छी होने लगती। क्यों? सही बात है ना? देखते हैं, आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो कोई क्या कर सकता है, हम तो प्रयास तो कर सकते हैं, बुलडोज़र बाबा। चलो ठीक है, राम-राम, अपना ख्याल रखना, ठीक है? ध्यान रखना।